मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 28 अगस्त 2024 के द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। दोस्त हु आर माय सब्सक्राइबर दे कैन स्किप द इंट्रो एंड फॉर द न्यू कवर हे दिस इज़ अनुरानी। मैं आप लोगों को डेली न्यूज़पेपर का एनालिसिस करके देती हूँ और आप ही लोगों की सुविधा के लिए मैंने इस वीडियो को 6 भागों में विभाजित किया है, डिवाइड किया है। शुरुआत हम करते हैं एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल के साथ सो दैट आप लोग जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं यू कैन नो अबाउट द टीचिंग स्टाइल ऑफ माइंड। इफ़ यू लाइक दैट यू कैन स्टे विद मी एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इफ़ यू डोंट लाइक दिस यू कैन स्किप दिस ऑल्सो। इसके बाद हम एक प्रीलिम प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हुए आगे बढ़ते हैं। देन वी कवर ऑल द न्यूज विच आर रेलिवेंट फॉर द मेंस प्रिपरेशन। हम टॉपिक वाइज यहाँ पर जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, 3 और 4 जिस भी पेपर से वो रेलिवेंट है उसके ऊपर पूरा डिटेल एनालिसिस करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक ऑल्सो। यहाँ पर मैं आप लोगों को बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती हूँ जो कि न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स में नहीं होती हैं ऑब्वियसली, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों की जो डेप्थ नॉलेज है वो इससे बनती जाए। नाउ उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और प्रीलियम से रेलिवेंट सारी की सारी जो खबर आती हैं उन सबको करते रहते हैं। देन वी कवर मैपिंग का एस्पेक्ट, क्योंकि करंट अफेयर से जो कुछ भी आ सकता है यूपीएससी के पेपर में मैं कोशिश कर रही हूँ कि उन सबको कवर करवाऊँ आप लोगों के लिए। तो कोई भी अगर ऐसी न्यूज़ है जिसमें किसी प्लेस का यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है दैट प्लेस कैन बी इम्पोर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स, तो मैं क्या करती हूँ मैपिंग के अंदर हम उसको डिटेल से पढ़ते हैं। लास्ट में हम इस वीडियो को एंड करते हैं वोकैबुलरी के साथ में। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ आवर डे। ये बात कर रहा है कि कैसे स्पेस एक्स जो है उन्होंने एक न्यू टेक्नोलॉजी को यहाँ पर टेस्ट करने की बात की है एंड दैट इज स्पेस वॉक, यानी कि क्या स्पेस में अंतरिक्ष में वॉक की जा सकती है। यस मैम इट इज़ पॉसिबल। हमने तो सुना है नासा के बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोनॉट्स हैं जो कि यहाँ पर इंटरनेशनल स्पेस जो सिस्टम बनाया गया है उसके ऊपर जाते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं बाहर स्पेस में भी निकल जाते हैं। ऑल्दो वॉक तो नहीं हो सकती क्योंकि वो लोग जुड़े ही रहते हैं, तो वो लोग फ्लोटिंग करते हैं बिकॉज स्पेस में बहुत सारा वैक्यूम है। लेकिन अभी आप क्यों कह रहे हो और ये स्पेस एक्स है क्या? देखिए अभी तक हमने जो सुना था ना वो मोस्टली सुना था नासा के बारे में विच इज़ ए गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो भी स्पेस मिशन यहाँ पर कर रहे हैं। इंडिया में ऐसा कुछ मिशन करने की कोशिश की जा रही है। पहली बार हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स होंगे वो क्या करेंगे अंतरिक्ष में जाएंगे थ्रू द गगनयान मिशन, लेकिन वो भी अभी नेक्स्ट ईयर होने वाला है। अब क्या हो रहा है कि स्पेस एक्स जो कि एक कंपनी है इलॉन मस्क की। ना मुझे पता है बहुत सारे लोग आप में से इलॉन मस्क को जानते ही होंगे बिकॉज ही इज़ ए वेरी फेमस पर्सनैलिटी ऑफ द वेस्ट। यूएस की ये पर्सनैलिटी, इनकी काफ़ी कंपनियां हैं मोस्टली टॉकिंग अबाउट ये स्पेस में बहुत ज़्यादा इनका जो इंटरेस्ट है वो रखते हैं। इन्होंने स्पेस एक्स नाम की कंपनी बनाई है, ये कंपनी बनाई है। इसके अलावा इनकी टेस्ला जो कार है उनसे भी इनको काफ़ी जाना जाता है। अब ये पहली ऐसा मिशन कर रही है एक ऐसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होने के बावजूद जो कि अभी तक किसी भी प्राइवेट कंपनी ने नहीं किया था। ये क्या करने वाले हैं, ये स्पेस के अंदर यहाँ पर अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेजेंगे एंड उनको 20 मिनट के लिए स्पेस में बाहर भेज देंगे। ऑल्दो ये जो स्पेस में बाहर जाएंगे एस्ट्रोनॉट्स वो हम देख पाएंगे कि कैसे यहाँ पर जो लगभग एक्सरसाइज बहुत सारे 45 आवर्स की तो अभी भी वो जाने से पहले ही यहाँ पर प्रैक्टिस वगैरह करेंगे। इससे पहले भी बहुत दिनों की उन्होंने प्रैक्टिस की है। स्टिल उनको 20-25 मिनट के लिए बाहर रहना होगा। ऑक्सीजन के साथ वो जुड़े रहेंगे, उनकी जो स्पेसक्राफ्ट होगा उससे भी वो जुड़े रहेंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उसको अलग हो कि वो बाहर चले जाएंगे। लेकिन क्योंकि ये दुनिया में अब की बार पहली बार ऐसा होने वाला है कि कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कुछ करने वाली है, हैंस इट इज़ एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। यूएस की तरफ से देखिए तो अब की बार स्टैंडर्ड का इसमें खतरा नजर में आ रहा है, क्योंकि नासा के जब एस्ट्रोनॉट्स ऐसा कुछ करते हैं तो हम देख पाते हैं कि उनके लिए लॉ एंड स्टैंडर्ड इज़ वेरी स्ट्रिंजेंट। वहाँ पर बहुत ध्यान दिया जाता है, बड़े बड़े साइंटिस्ट वहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डाउट ये आ रहा है कि पता नहीं वो जो स्टैंडर्ड है वो ये मेंटेन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कहीं कोई दुर्घटना देखने को ना मिल जाए। इसी वजह से फ़िलहाल के लिए हम इसको देख पाते हैं। ऑल्दो देखेंगे कि यहाँ पर नासा का जो अपोलो प्रोग्राम था 1972 के बाद में, तब से ऐसा कुछ किया नहीं गया है 1972 के बाद में। अब हम देखेंगे कि ये जो मिशन है ये है पोलारिस डाउन के नाम से
और ये यहाँ पर होने वाला है सून। इसके बारे में जो अदर इन्फॉर्मेशन है वो हमें पता चल जाएगी। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही पता चला है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 3 में, क्योंकि जीएस पेपर 3 के अंदर हमें पढ़ना होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी आप 7 भागों में बांट सकते हो, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी ये सब आती हैं। उसी में हमें स्पेस टेक्नोलॉजी को भी पढ़ना होता है। सो इसी वजह से हमें इसके बारे में अवेयर रहना ज़रूरी था। नाउ आगे बढ़ते हैं और आप लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन का मुझे जल्दी से आंसर बता दीजिए। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब फिस्म क्यूब। देखिए मैंने आप लोगों को समझाया था कि कैसे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो 4 डेज़ की विजिट के लिए यहाँ पर इंटरनेशनली बाहर गए हुए थे। सबसे पहले वो पोलैंड गए, देन बाय द रूट ऑफ ट्रेन वो यूक्रेन में जाते हैं, और 1991 के बाद में पहला कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जो यूक्रेन में गया है। और अभी तो हमें पता है वैसे ही 2.5 साल से वहाँ पर वॉर हो रही है, और उसमें हमने क्या किया था, फिस्म जो क्यूब्स है उनको यहाँ पर गिफ्ट किया था। अब जल्दी से आप लोग इतना ही इन्फॉर्मेशन के साथ में जो यहाँ पर आंसर है वो बता पाएंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट कहती है ए पार्सल ऑफ लैंड टिपिकली ए स्मॉल होल्डर फॉर्म दैट इज रीमेजर्ड एज यूनिट ऑफ कैप्चरिंग एंड स्टोरिंग कार्बन। तो क्या कार्बन को ये स्टोर करने के लिए बनाया गया है। दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि एक ऐसा ऑपरेशन रूम है, बेसिक ऑपरेशन रूम, जिसमें मेडिसिन वगैरह होंगी, इक्विपमेंट वगैरह होंगी सभी तरह की इंजरीज के लिए एंड मेडिकल सिचुएशन के लिए। तीसरी स्टेटमेंट कहती है कि इंडिजिनियसली डेवलप की हुई कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है जो कि रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस जो मास मीडिया का है वो करवाती है। फोर्थ स्टेटमेंट ये टॉकिंग अबाउट कि एक 3 डायमेंशनल रियलिटी कैप्चर है फॉरेस्ट का, जो कि यहाँ पर बहुत ही एक्सटेंट बाय वॉल्यूम उसको दिखाती है। तो जल्दी से आप लोग मुझे इसका आंसर बता दीजिए। इट्स ए ईजी क्वेश्चन, क्योंकि मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ तो ईजी लगना चाहिए आप लोगों को। हम देखते हैं ऑप्शन बी जो है वो क्या होगा, इसका आंसर होगा। बिकॉज ये क्या है, एक ऐसे क्यूब्स हैं, एक ऐसे यहाँ पर क्यूब्स हमने बना के दिए हैं जिनको जब चाहे एज अ मेडिकल ऑपरेशन रूम की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मोबाइल है। क्या करते हैं, इनको आप आराम से किसी भी सिचुएशन में एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जा सकते हो। नाउ आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इफ़ यू वांट पीपीटी और पीडीएफ वगैरह आपको चाहिए, पीपीटी आपको इस वीडियो की मिल जाएगी। और इसके अलावा आपके जो स्टैटिक नोट्स होते हैं प्रीलिम्स के लिए, उसके अगर आपको नोट्स चाहिए सब्जेक्ट वाइज, फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी के नोट्स ऑलरेडी जो है टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर दिए गए हैं। अगर वो आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम का चैनल है एक, उसको शेयर कर सब्सक्राइब यहाँ पर कर सकते हो, जाकर उसमें जुड़ सकते हो। या तो उसका आपको लिंक जो है वो कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, या फिर आप उसके लिए यहाँ पर ये जो ऑफिशियल हैंडल है इससे भी जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हो। नाउ अब हम करेंगे मेन से रेलिवेंट एक आर्टिकल को। सबसे पहला आर्टिकल बात कर रहा है प्रज्ञान रोवर रिवील साइंस ऑफ मैग्मा ओशन ऑन एंशिएंट मून। देखिए हमें समझ में आ रहा है, कई दिनों से हम बात कर रहे हैं चंद्रयान 3 के बारे में। अब चंद्रयान 3 की जब हम बात करते हैं तो हमें समझ में आता है कि मैम ये 2023 की 23 अगस्त को क्या किया गया था, यहाँ पर अंतरिक्ष में भेजा गया था। उसके बाद ये सक्सेसफुल भी हो जाता है, और इस साल से अब हमने क्या करना शुरू किया है, 23 अगस्त को यहाँ पर पहला इंडियन जो नेशनल साइंस डे है उसको मनाया है, स्पेस डे को मनाया है। अब हम देखते हैं कि ये इसी की जो यहाँ पर सक्सेस थी उसी के ऊपर मनाया जा रहा था। इसी में से जो एक रोवर था वो यहाँ पर जो साउथ पोल है मून का, जिसको शिव शक्ति पॉइंट भी हमने नाम दिया, उस पॉइंट पे सॉफ्ट लैंडिंग करता है, और उसके बाद वहाँ से कुछ रॉक वगैरह जो है, मिट्टी वगैरह जो है उसको लेकर वापस धरती पे भी आता है ना। जब हम उस मिट्टी वगैरह को यहाँ पर जांच कर रहे थे तो हमें बहुत सारी बातों का पता चला। पहले तो हमें पता चला कि इसके अंदर सल्फ़र है। ऑल राइट, ये एक कोई बड़ी डिस्कवरी नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी ये जो था हमें पता है कि जो नासा है उन्होंने बता चुके थे। दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर पता चली है वो हम पता चलता है कि एक ऐसी रॉक हमें सामने आई है जो कि यहाँ पर फेरोन एंट्रोसाइट के नाम से हम उसको जान सकते हैं। नाउ दिस फेरोन एंट्रोसाइट जो है एक ऐसी रॉक है जिसको माना जा रहा है कि ये तो मैग्मा की वजह से ही यहाँ पर बनी होगी। मैग्मा क्या होता है, चलिए पहले एक बार मैग्मा को हम क्या करेंगे समझेंगे थोड़ा सा। देखिए जब मैं आप लोगों को कभी भी यहाँ पर एक सेकेंड रुकिएगा, हाँ
देखिए, जब मैं आप लोगों को कभी भी वोल्केनो वगैरह पढ़ाती हूँ, ज्वालामुखी वगैरह पढ़ाती हूँ, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ज्वालामुखी के ऊपर क्या होता है। ज्वालामुखी जब फटती है तो उससे लावा बाहर आता है। ये लावा क्या होता है, एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि हर चीज़ को जलाते हुए चलता है। ऐसे फ्लूडी सा पदार्थ भी मिलेगा। अगर उसमें सिलिका का कंटेंट ज़्यादा है तो हम उसको एसिडिक लावा बोलेंगे, सिलिका का कंटेंट कम है तो हम उसको बेसिक लावा बोलेंगे। जब यही लावा सरफेस के नीचे होता है, ग्राउंड के नीचे होता है, तब हम उसको मैग्मा बोलते हैं। और हमें अब समझ में आ रहा है कि जिस मैग्मा को, अब आप लावा से मैग्मा को समझ पाए होंगे कि यहाँ पर एंशंट जो मून था, यानी कि मून के ऊपर एक ऐसा समय था कि उसके नीचे का जो सरफेस है उसमें मैग्मा होता था। मैग्मा का बल्कि ओशन होता था, समुद्र होता था। लेकिन समय के साथ साथ वो अब क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है जो चंद्रयान 3 के द्वारा यहाँ पर की गई है। ये आर्टिकल में हमें समझ में आता है, जो कि द नेचर आर्टिकल के अंदर छापा गया था। और ये हमें बताता है कि ये जो इम्पोर्टेंट मिशन किया गया था, पहले यूएस के अपोलो के द्वारा भी ये मिशन किया गया था, जिसमें फर्स्ट लैंडिंग यहाँ पर मून के ऊपर की गई थी एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा। उसके बाद हम देखते हैं सोवियत यूनियन ने लूना मिशन किए थे, लूना इक्वेटर के ऊपर 1960s के अंदर में। अब हमारा जो प्रज्ञान है वो लूनर साउथ पोल के रीजन पे ऑपरेट कर रहा है। और उसी से हमने ये अंदाज़ा लगाया है कि मून के सरफेस पे लगभग 4 बिलियन पहले हमें ये ओशन ऑफ मैग्मा देखने को मिलता था। इसके अलावा ये भी पता चला है कि मून से बहुत सारी एक एस्ट्रोनॉइड्स ऐसे थे जो टकराए होंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा एस्ट्रोनॉइड टकराया था उसकी वजह से मून का जो कुछ एरिया है 300 किलोमीटर के अप्रोक्सीमेटली हम देखेंगे दूर का वो एरिया है जहाँ पर हमारा शिव शक्ति पॉइंट है, वहाँ पर बहुत ही बड़ा ऐसे हमें डिप्रेशन दिखाई देता है, क्योंकि इसके साथ में कोई एस्ट्रोनॉइड जो था वो टकराया था। ये सब फाइंडिंग जो है वो इम्पोर्टेंट फाइंडिंग है जो अब हमें पता चल रही है। नेक्स्ट आर्टिकल इज़ अगेन अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, साइंस एंड टेक, यानी कि अगेन जीएस पेपर 3 में हम इसको पढ़ेंगे। इसरो ने डिज़ाइन को फाइनल कर दिया है। क्या डिज़ाइन को फाइनल किया है? इट इज़ ए ह्यूमनॉइड स्किल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है गगनयान मिशन के लिए। मैंने अभी अभी आपको कुछ देर पहले बताया कि गगनयान मिशन जो है उसके अंदर इंडिया के जो एस्ट्रोनॉइट्स होंगे वो यहाँ पर स्पेस के अंदर जाएंगे। अब जब वो स्पेस में जाएंगे तो उसके लिए उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना भी तो इसरो की, यानी कि इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेवारी जो है वो हो जाती है, राइट। जब हम इसरो के ऊपर आते हैं तो हमें समझ में आता है कि उन्होंने वैसे तो हमारे जो 4 यहाँ पर गगनयात्री वो हैं जो वो जाएंगे, उनकी ट्रेनिंग पे खूब खर्चा किया है। उनको इवन यहाँ पर यूएस के साथ में नासा के साथ मिलकर अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है उस पर भेजने के लिए भी हमने परमिशन दी। हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पर शुभांशु शुक्ला जो हैं वो गए हुए हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर, सो दैट उनको क्या हो सके, थोड़ा सा और एक्सपोजर हो सके, थोड़ी सी ट्रेनिंग में उनकी मदद और हो सके। इसके अलावा भी नासा जो है अपनी तरफ से बहुत सारी कोशिशें कर रहा है। फॉर एग्जांपल हम देखते, मैंने नासा शब्द इस्तेमाल किया, यहाँ पर इसरो आएगा, राइट। तो इसरो बहुत सारी कोशिशें कर रहा है, जैसे कि और बार बार मैं गलती कर रही हूँ आज, बार बार आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं वर्ड्स में बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो रहा है, कुछ भी बोला जा रहा है। रीज़न बिहाइंड दैट, बाहर जो है ना बारिश हो रही है एंड इट इज़ डिस्टर्बिंग मी। हो सकता है कि आप लोगों को भी आवाज़ जो है वो आए इसकी, सॉरी अबाउट दैट। अब इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं, इट्स अ नेचुरल फिनोमिना। सो चलिए अब हम वापस आते हैं और देखते हैं कि कैसे इसरो ने जो है ये ह्यूमनॉइड स्कल को अभी डिज़ाइन किया है गगनयान मिशन के लिए। ह्यूमनॉइड क्या होता है? ह्यूमनॉइड का मतलब होता है लाइक ह्यूमंस के जैसा। स्कल हमें पता है हमारी खोपड़ी होती है, गगनयान मिशन हमें समझ में आ चुका है। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से इसरो ने कोशिश की है कि जैसे हमारा ह्यूमन स्कल होता है जिसके अंदर नर्वस सिस्टम होता है, न्यूरॉन्स होते हैं, वैसा ही हम इसको बनाने की कोशिश करें। ये एक रोबोटिक है, इसके ऊपर से सिलिकॉन की तरीके से इसको सेम वही पोस्चर देने की कोशिश की गई है जो एक ह्यूमन, अगर इसका लाभ देखेंगे या स्किन देखेंगे, वो सब करने की कोशिश की गई है, सो दैट जब कल को हमारा मिशन होगा और हम जब यहाँ पर स्पेस में जाएंगे तो उससे क्या क्या इम्पेक्ट पड़ सकता है।
पहले जो हाफ बॉडी होती है उसको यहाँ पर ह्यूमनाइड के तरीके से बनाया जाएगा। अभी स्कल बना है, अभी और भी पार्ट्स जो हैं उनको बनाए जाएंगे एंड देन उनको स्पेसक्राफ्ट के अंदर बैठाकर गगन यात्रियों को ऊपर भेजने से पहले उनको ऊपर भेजा जाएगा, ताकि ये पता चल सके कि जब स्पेस क्राफ्ट यहाँ पर उड़ेगा और जिसकी वजह से बहुत सारी वाइब्रेशंस वगैरह होंगी, तो उस समय पे हमारी बॉडी पे यानी कि एस्ट्रोनॉट्स की बॉडी पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और कैसे उससे बचाव किया जा सकता है। इसी वजह से इसरो इस काम पे लगा हुआ है। इसका नाम भी इसरो ने रखा है, ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका नाम जो रखा है ये हम देख पाते हैं, दिस इज़ व्योमित्रा। अब आप लोगों ने देखा होगा रोबोटिक ये होते हैं, ये क्या है, संस्कृत हो जाता है स्पेस फ्रेंड के लिए, तो स्पेस फ्रेंड भी आप इसको बोल सकते हैं, व्योमित्रा। और ये हाफ ह्यूमनॉइड्स हैं जो कि अनक्रू मिशन जो कि स्पेस यहाँ पर होगा उसके अंदर जाएंगे। चलिए, आई थिंक दिस इज़ इनफ, हमें यही पता होना चाहिए था। नाउ आगे हम बढ़ते हैं और देख पाते हैं कि कैसे लगभग 38 लोग जो हैं उनकी डेथ हो गई है 3 मिलिटेंट स्ट्राइक के अंदर बलूचिस्तान प्रोविंस के अंदर। नाउ बलूचिस्तान कहाँ पे है, क्यों यहाँ पर इतने लोगों की डेथ हो रही है, कौन यहाँ पर मिलिटेंट है, ये सब हम आराम से थोड़ा सा आगे बढ़ के पहले समझते हैं। हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए जियो पॉलिटिक्स में ये जो आर्टिकल है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट नेबर। बहुत सारे बच्चों को पता होगा मैं बलूचिस्तान तो हमें पाकिस्तान में देखने को मिलता है, उसमें हम देखेंगे। पहले एक बार इस न्यूज़ को कवर करते हैं। अमित शाह ने 5 नई डिस्ट्रिक्ट जो है उनको यहाँ पर अनाउंस कर दिया है लद्दाख के अंदर। नाउ ये किस लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है हम देखेंगे, जीएस पेपर 2 में ही हम देख पाते हैं कैसे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के अंदर इम्पोर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले तो अमित शाह क्या है, अभी फ़िलहाल होम मिनिस्टर है। एंड हम देखते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 2 है वो डिस्क्राइब करता है 2 और 3 कि किसी भी स्टेट में यहाँ पर जो गवर्नमेंट है, यूनियन ऑफ इंडिया है, वो क्या कर सकती है, कोई भी नई डिस्ट्रिक्ट या कोई भी जो ज़मीन लैंड होती है उसको काट भी सकती है, उससे कम भी कर सकती है और ज़्यादा भी बढ़ा सकती है। सो हम देख पाते हैं कि कैसे इन्होंने बताया कि लद्दाख की जो स्टेट है उसमें हम 5 नई डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करें। एक का नाम होगा जास्कर, दूसरी होगी द्राशाद, शाम, नुब्रा एंड चतांगथांग। तो ये हम देख पाएंगे जो कि यूटी के अंदर बनाई जा रही है। रीज़न क्या है इसका, रीज़न माना जा रहा है कि लगातार ये डिसीजन जो है अब आया है 2 दिन पहले, क्योंकि सितंबर 1 से अक्टूबर 2 तक पद यात्रा करने की बात की गई थी ले अपेक्स बॉडी लैब के द्वारा, जो कि इन्फ्लुएंशियल सिविल सोसाइटी ग्रुप है। और उनका मानना था कि हमारी जो स्टेट है उसको 6th शेड्यूल के अंदर में रखो ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, मैंने आप लोगों को पहले बताया जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो वो 8 शेड्यूल के साथ में बना था और इसके अंदर हम 22 भागों में भी संविधान को डिवाइड कर पाते थे। लेकिन समय बदला, समय के साथ साथ जो आर्टिकल कभी लगभग 390 प्लस होते थे वो आज 450 प्लस अनुच्छेद हो चुके हैं। आज हम देखते हैं हमारे शेड्यूल 8 से 12 बढ़ चुके हैं अमेंडमेंट होने के साथ साथ में, और भाग भी 22 से 25 हो चुके हैं। तो उन्हीं जब हम शेड्यूल्स पे वापस आते हैं तो आज के समय पे जो 12 शेड्यूल्स हैं उसमें हम देख पाते हैं यहाँ पर कि उसका जो शेड्यूल नंबर 6 है उसके अंदर यहाँ पर लद्दाख को रखे जाने की मांग की जा रही है। क्या है शेड्यूल 6 एंड यहाँ पर क्या और क्यों लद्दाख के लिए स्टेटहुड को यहाँ पर मांगा जा रहा है, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और इसको बनाने से पहले इन्होंने 5 डिस्ट्रिक्ट का इंट्रोडक्शन क्यों किया ये हम समझते हैं। देखिए, जब आप शेड्यूल 6 की बात करते हो ना तो हमें समझ में आता है कि एक ऐसा शेड्यूल है जिसमें ट्राइबल जो बेसिकली यहाँ पर पॉपुलेशन वाली स्टेट्स हैं उनको रखा गया है। अब ये जो शेड्यूल के अंदर हम देख पाते हैं शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 के अंदर, इनमें आप देखेंगे शेड्यूल 6 में असम जैसी स्टेट है, फिर यहाँ पर त्रिपुरा को भी हम देख पाते हैं, फिर यहाँ पर हम मणिपुर को देखेंगे, मेघालय को देखेंगे। तो ये ऐसी स्टेट्स हैं जिनमें स्पेशल परमिट चाहिए होता है एंट्री वगैरह करने के लिए। स्पेशली यहाँ पर एक ट्राइबल मिनिस्टर होता है, इनको प्रोटेक्शन ज़्यादा मिलता है, इनके लिए जो मॉनेटरी फंड है वो ज़्यादा दिया जाता है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो किसी स्टेट के लिए ज़रूरी होती है। नाउ लद्दाख की सेइंग कि हमारे यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ऐसी पॉपुलेशन है जो कि ट्राइबल पॉपुलेशन के क्राइटेरिया के अंदर आती है।
दूसरा सवाल इनका मानना है फुल स्टेटहुड का, कि हमें भी पूरी की पूरी जो स्टेट है उसका होने का अधिकार चाहिए। पहले लद्दाख कह रहा था कि उसको एक अलग से यूटी बनाओ, राइट, लेकिन क्योंकि यूटी से पहले लद्दाख जो था वो क्या था, जम्मू कश्मीर के रीजन में ही हम उसको देख पाते थे। फिर हम देखते हैं 2019 में जम्मू कश्मीर को एक अलग से यूटी बना दिया गया और लद्दाख को एक अलग से यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। अब जो यूनियन टेरिटरी होती है ना, उनमें अगर हम 3 यूनियन टेरिटरी को छोड़ दें जिसमें दिल्ली आता है, इसी के अंदर हम पांडिचेरी को भी देख पाते हैं और इसी के अंदर हम चंडीगढ़ को भी देख पाते हैं, तो इन सभी को अगर हम छोड़ भी देते हैं तो हम देख पाते हैं कि और जितनी भी यूनियन टेरिटरी हैं सभी के अंदर में यहाँ पर असेंबली या काउंसिलिंग नहीं होती है। लेजिस्लेटिव जो असेंबली है वो भी नहीं देखने को मिलेगी यहाँ पर, ना ही काउंसलिंग हमें देखने को मिलेगी। तो ये क्यों होता है? इसके पीछे हम देख पाएंगे कोई विधानसभा नहीं है। विधानसभा नहीं है तो अब यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा, कानून कैसे चलेगा? कानून जो चलेगा वो चलेगा डायरेक्टली सेंटर से, लेकिन यहाँ पर सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो इसको संभालते हैं, जैसे कि गवर्नर जो होगा वो यहाँ पर एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव हेड काम करेगा। इसके अलावा जो सिविल सर्वेंट होंगे वो काम करेंगे, इनकी खुद की एक बॉडी बनाई जाएगी। लेकिन इन लोगों की बार बार डिमांड यही है कि देखिए जब नए नए गवर्नर या सिविल सर्वेंट आते हैं जो कि खुद से लद्दाख के नहीं हैं, तो वो लद्दाख की जो डिमांड्स हैं उनको ढंग से समझ नहीं पाते हैं। जब वो ढंग से समझ ही नहीं पाएंगे तो कैसे उन डिमांड्स को कंप्लीट करेंगे, क्या लद्दाख के लिए बेहतर है, तो वो उसमें कहीं ना कहीं खरे नहीं उतर पाते हैं। और इसी वजह से अगर स्टेटहुड का ऑप्शन इनको मिलेगा, जो उद्देश्य है यहाँ पर ओवरऑल डेवलपमेंट के साथ में सस्टेनेबल रहना, वो भी हो पाएगा। एंड हेंस दे आर डिमांडिंग द स्टेटस ऑफ स्टेटहुड सो दैट उन्हीं के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो यहाँ पर आए, सामने आए और लद्दाख के भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए काम करें। ऑल्दो गवर्नमेंट ने भी क्राइटेरिया बनाया हुआ है यूनियन टेरिटरी को बनाने के लिए कि यूनियन टेरिटरी के अंदर मिनिमम ये सारी चीज़ें जो है वो आपको कंप्लीट करनी चाहिए। इसमें पॉपुलेशन जो है वो भी एक क्राइटेरिया है। इसमें हम देख पाएंगे कि टेरेन कैसा यहाँ पर काम करता है, क्या कर पाता है, नहीं, बहुत सारे क्राइटेरिया हम देखेंगे। सो गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक इसके ऊपर ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। बात करें हम LAB की, तो वो भी इस फैसले से कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। ऑल्दो जब अमित शाह जी जो हमारे होम मिनिस्टर हैं वो ये फैसला देते हैं कि उस यहाँ पर लद्दाख में पहले 2 ही डिस्ट्रिक्ट थी, अब उनको बढ़ाकर किस प्रकार से यहाँ पर लेह एंड कारगिल 2 ही डिस्ट्रिक्ट के अलावा उसमें से 5 और नई डिस्ट्रिक्ट बनाई जा रही हैं, सो दैट जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से हो पाएगा। लैब का यानी कि लेह एपेक्स बॉडी का बोलना है कि अभी भी हम इसमें खुश नहीं हैं, आज भी हम हमारा जो स्टेटहुड की मांग है प्लस जो 6 शेड्यूल है उसके लिए हमारी मांग लगातार कंटिन्यू रहेगी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू अगेन बलूचिस्तान रीजन। बलूचिस्तान रीजन के ऊपर फिर से आते हैं और हमने देखा है कि कैसे इस रीजन के अंदर में क्या हो रहे हैं, लगातार अटैक वगैरह हो रहे हैं। बलूचिस्तान रीजन है कहाँ पर और ये अटैक हो क्यों रहे हैं, चलिए स्टोरी को समझते हैं। ये आप यहाँ पर मैप देख पाएंगे, बड़ा अच्छा और खूबसूरत हमें हमारे इंडिया का मैप भी इसमें दिखाई दे रहा है। इंडिया के मैप को अगर देखें तो हम देख पाएंगे कि इंडिया के मैप के साथ में यहाँ पर पाकिस्तान का मैप भी जो है वो दिखाई दे रहा है, यानी कि बॉर्डर तो शेयर हो ही रहा है पाकिस्तान के साथ में हमारा। जब हम पाकिस्तान के साथ में बॉर्डर शेयर होते हुए देखते हैं तो हम देख पाते हैं कि मोस्टली जो ये ऊपर का एरिया है ये ज़्यादा हमारा क्या है, हमें दिखाई देता है पंजाबी लोगों का एरिया है, जिसमें इंडिया के पंजाब को भी हम देख पाते हैं, पंजाबी एथनिसिटी के लोग यहाँ रहते हैं। फिर जो ये येलो कलर में आप एरिया देख पाएंगे सिंध जिसको बोला जाता है, तो यहाँ पर सिंधी लोग रहते हैं। आप इससे ऊपर जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये जो पिंक एरिया है इसमें हम इस पिंक एरिया को इंडिया में तो नहीं देख पाते, लेकिन ये एरिया अफ़गानिस्तान में भी जा रहा है और ये एरिया ईरान में भी आ रहा है। यानी यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं ये सभी एक ही इथनिसिटी के लोग हैं। और ये कौन से लोग हैं? दीज आर द पीपल हु आर नोन एज बालूची। बालूची यानी कि बालूचिस्तान के अंदर रहने वाले लोग। लेकिन ये लोग तो सेम हैं, लेकिन आधे बालूची ऐसे हैं जो ईरान में आते हैं, आधे ऐसे हैं जो अफ़गानिस्तान में आ रहे हैं, और बहुत सारा रीजन ऐसा है जो कि पाकिस्तान के अंदर आता है। इससे ऊपर का जो एरिया आप देख पाएंगे
वो पूरा का पूरा एरिया हमें दिखाई देता है पश्तून लोगों का, दैट इज़ अ डिफरेंट इथनिसिटी। अब बालूचिस्तान का जो रीजन आप ये समझ पा रहे हैं, इसमें लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं बालूची पीपल अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। वाई? सबसे पहले तो अफगानिस्तान के अंदर और ईरान के अंदर कुछ ऐसे ग्रुप बने हुए हैं जिनका मानना है कि ये जो पूरा रीजन है ये किसका है, बालूची लोगों का है, और इसको एक अलग से नेशन घोषित कर देना चाहिए बालूचिस्तान के नाम से। ना तो वो ईरान के साथ में अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ना अफगानिस्तान के साथ में कर पाते हैं, तो ये एक अलग से बनना चाहते हैं। इसी वजह से लगातार बॉर्डर की तरफ से भी यहाँ पर हमें मिलिटेंसी जो है वो देखने को मिलती है। दूसरी बात हम देखेंगे कि बालूची जो खुद के लोग हैं वो अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हुए हैं और यहाँ पर मिलिट्री के साथ में उनकी लड़ाई हो रही है। नाउ दिस इज़ द मेन एस्पेक्ट, क्योंकि ये तो हमें अगर होता तो समझ में आ जाता, लेकिन खुद यहाँ पर बालूची लोग अब प्रोटेस्ट में क्यों उठ गए हैं, जिसमें ह्यूज नंबर में हम वुमन मैन सबको देख पाएंगे, जबकि औरतों को ज़्यादा अधिकार दिए नहीं गए हैं। स्टिल वुमन जो है फिर भी इस प्रोटेस्ट में बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। क्या ये पूरी स्टोरी है, चलिए समझते हैं। देखिए, बलूचिस्तान के अंदर हम देख पाते हैं एक ऐसा रीजन है जो कि 1948 तक 1948 तक पाकिस्तान में आया तो था, लेकिन ऑफिशियली पाकिस्तान का नहीं हुआ था। यहाँ पर हम देखेंगे कि किंग ओमान जो थे वो इस एरिया पे काम करते थे, यानी कि यहाँ पे जो ग्वादर पोर्ट भी हम देख पाते हैं ये भी किस में था, ओमान के अंडर आता था। और इस एरिया में एक ऑलरेडी किंग थे जो इस पे पूरे के पूरे एरिया पे क्या करते थे, राज करते थे। अब उन्होंने यहाँ पर क्या किया कि पाकिस्तान को ये एरिया दे दिया। आफ्टर बहुत सारी परसुएशन के बाद में पाकिस्तान के अंदर ये सम्मिलित हो गया। ग्वादर का जो पोर्ट था वो भी ओमान से पाकिस्तान ने खरीद लिया, पैसे दिए उसके लिए भी 1957 के अराउंड में, 58 में हम देख पाते हैं। एंड ग्वादर इज़ एन इम्पोर्टेंट पोर्ट इन पाकिस्तान, राइट। हम देखते हैं कि ये जो बलूचिस्तान का पूरा एरिया है, इस फुल एरिया के अंदर में बहुत ही ज़्यादा नंबर में मिनरल्स पाए जाते हैं। यहाँ पर कॉपर पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, नेचुरल गैस मिलती है, कोयल मिलता है, ये सारी की सारी चीज़ें इस एरिया में दिखाई देती है। स्टिल यहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीबी है, अंडर डेवलपमेंट है, और इसी वजह से बालूची लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाकिस्तानी गवर्नमेंट से नाखुश हैं। अब इसको क्या बोला जाता है कि आपके पास में इतने रिसोर्सेज होने के बाद में भी अगर डेवलपमेंट नहीं है तो ये क्या हो गया, दिस इज़ टर्म्ड एज ए रिसोर्स कर्स। ये इंटरनेशनल लेवल पे न जानने वाला एक फिनोमिना है। देखिए, रिसोर्स कर्स क्या होता है? रिसोर्स कर्स का मतलब होता है कि जानबूझकर एक ऐसा क्षेत्र जो कि रिसोर्स रिच है, स्टिल उसके ऊपर डेवलपमेंट जो है वो कम हो पाता है करप्शन की वजह से। दूसरा, क्योंकि ये एक ही प्रकार की इंडस्ट्री में लगे रहते हैं तो डाइवर्सिफाई नहीं कर पाते, इन कारणों की वजह से। तीसरा, हम देखते हैं गवर्नमेंट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत कम करती है। अब ऐसा ही कुछ हाल आप छोटा नागपुर प्लेटू का भी देख पाएंगे। इंडिया में जाकर देखिए ना, इंडिया में छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार, जब हम इन क्षेत्रों में जाते हैं और देख पाते हैं कि दीज आर द एरियाज विच आर रिसोर्स रिच इन इंडिया, उनमें भी आप एज कम्पेयर टू अदर इंडियन स्टेट पॉवर्टी को ज़्यादा देख पाएंगे। व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दैट? ये इंटरनेशनल लेवल पर कंट्रियों में भी देखने को मिलता है। जैसे कि चिले को हमने देखा कि कैसे वो एक लिथियम जो है हाईएस्ट प्रोडक्शन कंट्री है, लेकिन स्टिल वहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो उस हिसाब से नहीं हो रहा है। लेकिन इन सब के पीछे कहीं ना कहीं हम ब्रिटिशर्स को भी और कॉलोनिज्म की जो थ्योरी थी उसको भी यहाँ पर देख पाएंगे। कैसे? चलिए देखिए, क्या होता था ना कि ब्रिटेन ने बहुत सारी कॉलोनी बनाई हुई थी, उसमें से इंडिया भी एक कॉलोनी था। हम देख पाते हैं कि अफ्रीका जो था वो भी एक कॉलोनी था। अलग अलग कॉलोनी यहाँ पर हमें देखने को मिलती थी। साउथ अमेरिका में भी कॉलोनीज़ थी, नॉर्थ अमेरिका में भी कॉलोनीज़ थी। अब ये क्या करते थे कि जानबूझकर ये जो एरिया होता था इनमें इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती थी, क्योंकि यहाँ से कच्चे माल को उठाया जाता था। जो भी थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हुआ मिनिमम, जैसे कि रेलवे का इंट्रोडक्शन, वो भी सिर्फ और सिर्फ इस वजह से किया गया, ट्रांसपोर्टेशन भी, सो दैट जो मदर कंट्री है, मदर कंट्री कौन होगी? मदर कंट्री होगी ब्रिटेन। तो मदर कंट्री तक जो सारा का सारा सामान है उसको पहुंचाया जाए और इनको एज अ वापस मार्केट की तरह इस्तेमाल किया जाए। यहाँ का इन्वेस्टमेंट यहीं पे मत करो, ये उनकी टैक्टिस होती थी। वो लगता है कि आज तक भी चलती जा रही है।
कमिंग बैक टू बालूचिस्तान, बालूची जो लोग हैं वो लगातार प्रोटेस्ट में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो बालूची लोगों के ऊपर जो उनका रवैया है वो बहुत ही रूड या बहुत ही सख्त दिखा रही है। हम देख पाएंगे कि कैसे 2002 से लेकर 2024 तक ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पर झूठे यानी कि फेक इनकाउंटर किए जाते हैं और बहुत सारे लोगों को गायब ही कर दिया जाता है, वो कभी नहीं मिलते हैं। इन्वेस्टिगेशन करवाई गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो रिपोर्ट में बताया कि अप्रॉक्सीमेटली 2000 ऐसे लोग हैं जो मिसिंग हुए हैं। लेकिन जब बालूची लोगों की आप इस इन्वेस्टिगेशन को देखेंगे तो ये आंकड़े 7000 लोगों तक पहुंच जाते हैं। फिलहाल ये इंटरनेशनल लेवल पर एक मुद्दा बना ही हुआ है। इंडिया कह रहा है कि हम बालूची लोगों के साथ में, ऑल्दो कोई ऑफिशियल ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई है, बट इंडिया का स्टांस जो है वो हमेशा बालूचिस्तान के ऊपर ऐसा ही रहा और बालूचिस्तान खुद को एक अलग एरिया यानी कि खुद को अलग करना चाहता है पाकिस्तान से। ये हमें मुद्दा समझना था। नाउ नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 3 में, लेकिन अब की बारी ये इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। क्या है देखिए, आरबीआई के जो गवर्नर है श्री शक्तिकांता दास जी, उन्होंने बोला है कि कैसे हम एक यूपीआई जैसा प्लेटफॉर्म लेकर आने वाले हैं जो कि फ्रिक्शनलेस डिस्ब्यूटमेंट, यहाँ पर जो क्रेडिट होता है, क्रेडिट क्या होता है, किसी से आप कर्जा ले रहे हो, वो करने में उसको आराम से यहाँ पर डिसबर्स किया जाएगा, वो हो पाएगा। अब यूपीआई क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यानी कि आप जो भी ऐप इस्तेमाल करते हैं, रेदर इट पेटीएम हो सकता है या फिर भीम ऐप हो सकता है, गूगल पे हो सकता है, ये सब के सब यूपीआई बेस्ड ऐप है। आज से पहले नहीं, लगातार 2019-20 से पहले अगर आप पहले के समय में जाएंगे तो सब कुछ यहाँ पर कैश से होता था। यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम इंटरफेस को जब इंट्रोड्यूस किया गया तब हमें समझ में आया कि आज के समय पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो डायरेक्टली बैंक के थ्रू हो जाते हैं। वेदर अगर आप कहीं पे सब्जी लेने जा रहे हो तो भी आप इजीली अगर कैश नहीं लेकर गए हैं, तो कैशलेस इकोनॉमी जो है वो इंडिया की बनती जा रही है और ये हमें अपने रोज़मर्रा का जो जीवन है उसमें आराम से दिखाई देता है। बट इट इज़ नॉट सेम फॉर क्रेडिट या लोन्स। जब भी आप कहीं से लोन लेने जाते हो उसमें बहुत समय लगता है, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। सो आरबीआई कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स आए हैं जो कि प्राइवेट है और वो क्या करते हैं, आपको लोन्स देते हैं, लेकिन वो आपकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट वगैरह है, बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है आपके फ़ोन में होती है, वेदर वो आपके फ़ोटोज़ हैं, गैलरी है, उसकी परमिशन ले लेते हैं और बाद में ब्लैकमेल करते हैं और बहुत सारे ऐसे स्कैम्स हमें देखने को मिले। सो आरबीआई ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा ही हम खुद से ही ऑफिशियल यहाँ पर प्लेटफॉर्म लेकर आ जाएं जो कि क्रेडिट यानी कि डिजिटलाइज जो लोन होंगे उसको देने में मदद करेगा, और उसी के लिए यहाँ पर लेकर आया जा रहा है यूएलआई। तो यूपीआई के बेस्ड ही ये थोड़ा बहुत ऐसा होगा कि अलग अलग बैंक के यहाँ पर ऑप्शन होंगे, और ये क्या है, यूएलआई यानी कि यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस के नाम से जाना जाएगा। नाउ काम कैसे करेगा समझ में आ गया है। डिजिटल क्रेडिट डिलीवरी यहाँ पर होगी। इसके लिए हम देखेंगे क्रेडिट अप्रेजल जो करंटली अवेलेबल होता है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के साथ में, उन सब के साथ में मिलकर, प्लस बैंक वगैरह, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, इन सब के साथ में मिलकर इसको प्रोड्यूस किया जा रहा है। फिलहाल ये बना नहीं है, पायलट स्टेज के ऊपर है, अभी इसको बनाया जा रहा है। सिग्निफिकेंटली डेवलपमेंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें एक ऐसा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की जा रही है जो कि बैंक्स को, एनबीएफसीज यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, फाइनटेक कंपनीज जो होती हैं, फाइनेंस टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप वगैरह को यहाँ पर मदद की जाएगी, सो दैट जो पेमेंट, क्रेडिट है और अदर फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ है वो बहुत ही आसान तरीके से हो सके। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज व्हाट इज़ यूक्रेन होम ग्रोन गेम चेंजर मिसाइल। अगेन जियोपॉलिटिक्स में हम इसको इम्पोर्टेंस जो है वो देख पाएंगे। देखते हैं कि प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इस चीज़ को अनाउंस किया है कि क्यों, कैसे उन्होंने एक 700 किलोमीटर रेंज की अपने खुद के इंडिजीनियस घर यानी कि यूक्रेन जो है उसी कंट्री के अंदर में एक मिसाइल को बना लिया है। नाउ दिस मिसाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये जो मिसाइल की हम बात कर रहे हैं ना,
ये मिसाइल रशिया के बहुत ज़्यादा डीप तक जा पाएगी। 700 किलोमीटर इज़ अ नॉट शॉर्ट थिंग। लेकिन मैम अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक यूक्रेन के पास में जो भी यहाँ पर मिसाइल्स वगैरह आ रही थी वो वेस्ट के द्वारा प्रोवाइड करवाई जा रही थी। आइदर इट कुड बी यूएसए और यूरोप की कोई और कंट्री हो सकती थी। लेकिन अब हम देखते हैं कि यूक्रेन ने खुद की जो अपनी मिसाइल है वो बना ली है, क्योंकि वो इन मिसाइल्स को रशिया के ऊपर जो है वो अटैक नहीं कर पा रहा था। उसके पीछे कुछ सैंक्शंस वगैरह लगे हुए थे, कुछ मजबूरी उनकी होती थी कि वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब उन्होंने जब अपनी खुद की मिसाइल बना ली है तो अब वो इस चीज़ को करने में पूरे के पूरे सक्षम है। नाम उन्होंने इसका दिया है पेलिनियास्ता। तो पेलिनियास्ता जो है वो यहाँ पर दिया गया। वो बोल रहे हैं कि रशिया इज़ ए बिग कंट्री, और रशिया में कितना भी वो अपना एयर डिफेंस सिस्टम बना ले, लेकिन वो इतने ह्यूज कंट्री को यहाँ पर पूरे तरीके से डिफेंड नहीं कर सकते। इसी वजह से ये जो है युद्ध में एक नया मोड़ लाने के लिए इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था। नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं लिटरेसी के बारे में बात कर रहा है। अब ये एक स्कीम है, एक तरीके का हम देख पाएंगे कि कैसे एक मिशन बनाया गया है। तो हम देखते हैं एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है उन्होंने डिफाइन किया है लिटरेसी को और फुल लिटरेसी को, दोनों में डिफरेंस के साथ में, और अडल्ट लिटरेसी के अंदर में क्या ये पुश होना चाहिए। सबसे पहले तो एक लेटर भेजा गया है एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से सभी स्टेट को जिसमें उन्होंने डिफाइन किया है लिटरेसी को। अब इसके लिए उन्होंने क्या किया है कि एक अडल्ट लिटरेसी को बनाने के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम चलाया है, जिसको NILP न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के नाम से जाना जा रहा है, जो कि 5 साल के लिए होने वाला है, 2022 से लेकर 2027 तक। और इसको कंप्लीट करने के लिए इसमें क्या किया गया, 15 साल के जो बच्चे होते हैं, जो इनकी 15 साल की एज है, उनको इस प्रोग्राम में इंक्लूड किया जाएगा। और इसके लिए 150 करोड़ रुपए यहाँ पर दिए जा चुके हैं। यूनियन स्कूल एजुकेशन के जो सेक्रेटरी हैं संजय कुमार, उन्होंने लेटर में लिखते हुए डिफाइन किया कि कैसे कोई भी इंसान जो 15 साल से ऊपर है उसको लिटरेट यानी कि शिक्षित माना जाएगा अगर वो किसी एक सेंटेंस या कॉम्प्रीहेंशन दिया गया है और उसको अपनी भाषा में समझ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो तब उनको एज अ यहाँ पर लिटरेट पर्सन माना जाएगा। इनका मानना है कि हम लोग 95% लिटरेसी जो है स्टेट में और यूनियन टेरिटरी में अचीव कर लेंगे 2022 से लेकर 2027 तक। तो कोई भी इसके लिए एक छोटा सा टेस्ट देना होता है कॉम्प्रीहेंशन का। अगर आपको अभी तक शिक्षित नहीं माना जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, जाकर इस टेस्ट को आराम से दे सकते हैं। हम देखते हैं 2023 में लगभग 39,94,563 अडल्ट ऐसे थे जिन्होंने FLNAT जो टेस्ट है उसको दिया था, फुल लिटरेसी नेशनल यहाँ पर जिस टेस्ट की बात करें, जिसमें से लगभग 36,17,303 लोगों को यहाँ पर लिटरेट सर्टिफाइड किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट आर्टिकल, बात कर रहा है कि कैसे इंडिया और जो US के नए अग्रीमेंट हैं उनकी हम शॉर्ट हिस्ट्री को थोड़ा सा देखते हैं डिफेंस के तरीके से। देखिए, इसको हम ईयर वाइज करने की कोशिश करेंगे, आसान रहेगा। हम देखते हैं कि अभी हमारे जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस थे वो क्या गए हुए थे, वो USA में गए हुए थे। USA में जाकर उन्होंने 2 जो यहाँ पर अग्रीमेंट है मेनली उनके ऊपर साइन किया, जिसमें से एक अग्रीमेंट है सोसा के नाम से जो कि हमें दिखाई देता है सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अग्रीमेंट, और दूसरा उन्होंने लाइजन ऑफिसर्स के ऊपर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन किया। नाउ अगर इसके इतिहास को देखें और रिसेंटली US के साथ में हमारी क्या क्या डिफेंस टाइज हुई हैं तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। सबसे पहले 2005 में हमारी जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग है डिफेंस के मामले में उसकी शुरुआत हमें दिखाई दी थी। तो स्ट्रेटेजिक डायलॉग अभी सिर्फ बातचीत ही चल रही थी 2005 के अंदर, कोई हमने ऐसा कुछ भी अग्रीमेंट वगैरह नहीं किया था। फिर हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं 2016 में। 2016 के अंदर में अब USA ने हमें स्ट्रेटेजिक से लेकर इंडिया को एज अ मेजर इंडिया का डिफेंस पार्टनर यहाँ पर घोषित कर दिया कि हम क्या है, मेजर हैं, और यहाँ पर हमें थोड़ी सी जो महत्वता है वो ज़्यादा मिलेगी, खास करके टेक्नोलॉजी की कोलैबोरेशन जो होगी वो ज़्यादा होगी। उसके बाद 2016 से 2018 तक हमने बहुत सारे वाइटल जो अग्रीमेंट है उनके ऊपर साइन किया, जिसमें हम लॉजिस्लेटिव एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट को देख पाएंगे 2016 में, जिसमें म्यूचुअल लॉजिस्लेटिव सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। फिर हम देखते हैं एक और यहाँ पर
अग्रीमेंट को, जो कि था COMCASA के नाम से। ये क्या बनता है? ये बनता है कम्युनिकेशन कॉम्पेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी अग्रीमेंट, यानी कि कम्युनिकेशन आराम से होता रहना चाहिए, इन्फॉर्मेशन मिलिट्री से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड जो है वो एक दूसरे के साथ में शेयर की जाएगी। इसके बाद में हमने एक और अग्रीमेंट साइन किया जो कि था बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन अग्रीमेंट, जो कि 2018 में साइन यहाँ पर किया गया था। अगेन इसमें भी जियो स्पेशल इंटेलिजेंस जो है उसकी शेयरिंग यहाँ पर की जाएगी। फिर हम आगे बढ़े और आगे बढ़ के हम देख पाते हैं कि कैसे हमने यहाँ पर अदर जो अग्रीमेंट है उनको साइन किया। जैसे कि 2023 के लिए भी कुछ रोड मैप वगैरह हमने रखे कि डिफेंस से रिलेटेड इंडस्ट्रियल कॉपरेशन जो है वो हम करेंगे। सोसा और RDP अग्रीमेंट जो है वो हमने अभी कंक्लूजन में निकाल लिया है। इंडो पैसिफिक के लिए रीजनल हब बनाया जाएगा, उसको शिप के लिए, एयरक्राफ्ट रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए, दिस इज़ ऑल्सो डूइंग। फाउंडेशनल अग्रीमेंट 2002 में भी हमें दिखाई दिया। 2023 में ही ICET हमने किया, जो कि जनवरी 2023 में हम देख पाते हैं। US इंडिया का इनिशिएटिव था वो क्रिटिकल एंड इमरजेंसी टेक्नोलॉजी के लिए, जिसमें यहाँ पर स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप जो हमारी थी उसको हमने बढ़ा कर यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के ऊपर दोनों देशों के जो थे उन्होंने कॉपरेशन को और ग्रेटर यहाँ पर बनाया। उसके बाद 2023 के जून में इंडस एक्स को यहाँ पर डिक्लेयर किया गया। अब ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने ही, जब वो US में जाते हैं तो डिफेंस जो मिनिस्ट्री थी उनके साथ में मिलते हैं और इंडिया US डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम यानी कि इंडस एक्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाता है। नाउ इसी के अलावा हमने बहुत सारे जो ऐसे हेलीकॉप्टर वगैरह हैं, जैसे कि हमने सी हॉक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर ऐसा है जो कि हम USA से ले रहे हैं। इसके अलावा GEF 414 जेट इंजन्स हम जो है वो ले रहे हैं। इसके अलावा हम हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंडेरेंस हेलीकॉप्टर्स वगैरह को या फिर ड्रोन्स जो है उनको भी यहाँ पर ले रहे हैं। तो ये सारे के सारे कुछ हिस्से हैं जो हम डिफेंस में यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम UPSC प्रीलिम्स से रिलेटेड जो है वो सारे के सारे आर्टिकल करेंगे। देखिए ये आप देख पाएंगे कि कैसे जैनिक सिनर जो थे उनको डोपिंग के लिए यहाँ पर क्लीन कर दिया गया है। अब ये क्या थे? देखिए इटली के अंदर हम देख पाते हैं कि US के बेस्ड ये एक टेनिस प्लेयर है और ये जो टेनिस प्लेयर हैं ये इनके बॉडी के अंदर में हमें एक तरीके का यहाँ पर ड्रग की फॉर्म जो है वो पाई गई थी। अब यहीं से हमें समझ में आता है, क्योंकि ओलंपिक्स वगैरह भी अभी चल रहे थे, तो कैसे जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनको पहले अपना ड्रग्स यानी कि उन्होंने कोई ऐसा सब्सटेंस, कोई ऐसा स्टीरियोड ना खाया हो जिसकी वजह से दूसरे लोगों के जो पार्टिसिपेशंस जिन्होंने किया है उनसे ऊपर उनको यहाँ पर कोई फ़ायदा मिले। इसके लिए एंटी डोपिंग यहाँ पर जो कमेटी है वो बनाई गई है। एंटी डोपिंग कमेटी जो है वो हम देख पाते हैं इंटरनेशनल लेवल पर कनाडा के अंदर बनी हुई है। कनाडा के मॉन्ट्रियल के अंदर में हम इसको ज़्यादा देख पाते हैं, इसके हेडक्वार्टर को। एंड इनका काम ही होता है कि कोई भी प्लेयर डोपिंग ना करे, कोई भी प्लेयर किसी भी ड्रग्स का इस्तेमाल करके खेलने ना आए जिनसे उनको एडिशनल कोई बेनिफिट मिले, इसलिए उनकी बॉडी के ऊपर पूरे के पूरे टेस्ट पहले होने चाहिए। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल बात करें ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की, जिसमें इंडिजीनियस राइट एनवायरनमेंट वगैरह से रिलेटेड कंसर्न जो है वो दिखा रहे हैं। देखिए ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है इसके तहत में सरकार कोशिश कर रही है कि इसके अंदर यहाँ पर एक तो एयरपोर्ट बनाया जा सके निकोबार के अंदर, और यहाँ पर कुछ 2 से 3 पोर्ट भी हैं जिनको विकसित किया जा सके। लेकिन क्योंकि ये एनवायरनमेंट के लिए थोड़े से हार्मफुल लग रहे हैं तो कुछ लोगों ने इसके ऊपर अपने जो कंसर्न है वो बिल्कुल दिखाए हैं। लेकिन इसमें हम देख पाते हैं कि लगभग 36,000 करोड़ रुपए जो हैं वो सरकार की तरफ से डिस्पर्स किए गए हैं कि ये आपको करना ही होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं PM जनमन स्कीम को, जो कि है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ये एक विजनरी इनिशिएटिव है जो कि ट्राइबल वेलफेयर के लिए यहाँ पर स्कीम चलाई गई है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सबको पक्का घर देने की कोशिश की जा रही है। नाउ हर घर नल से जल, ये भी इसके अंदर है। गांव-गांव तक सड़क, हर घर बिजली, शिक्षा के लिए हॉस्टल वगैरह बनाना, जैसे कि ट्राइबल्स के लिए एकलव्य जो स्कूल्स हैं उनको ऑलरेडी बनाया जाता है, तो एकलव्य स्कूल्स को और ज़्यादा बनाना, प्रमोट करना, सो दैट जो भी SC कैटेगरी के लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, जनजातीय लोग हैं, उनको और ज़्यादा शिक्षा जो है वो मिल सके।
कुशल विकास हो सके, दूर दराज गाँव तक मोबाइल मेडिकल यूनिट पहुँचे, सबको पोषण मिले, उन्नत आजीविका हो, दूर दराज गाँव तक यहाँ पर नेटवर्क भी पहुँच पाए, ये सब इस स्कीम का भाग बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे जो आज की लास्ट न्यूज़ हम प्रीलिम्स के लिए देख सकते हैं, दैट इज़ मिशन रूमी 2024। अब रूमी 1 क्या है? ये इंडिया का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट होने वाला है, जो कि यहाँ पर इसरो के द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है। रूमी 1 जो है वो एक हाइब्रिड रॉकेट इंजन है। इसमें लिक्विड एंड सॉलिड फ्यूल दोनों ही हो सकते हैं। इसको चेन्नई से स्पेस जोन इंडिया जो है वहाँ से लॉन्च किया गया है। तमिलनाडु बेस्ड स्टार्टअप है जो कि हेल्प कर रहा है ऑब्वियसली इसरो के साथ में। कोलैबोरेशन इन्होंने मार्टिन ग्रुप के साथ में भी मिलकर यहाँ पर की है। तो दोनों जो मेन फाउंडर वो कौन होंगे? स्पेस जोन इंडिया एज वेल एज मार्टिन ग्रुप। टेक्नोलॉजी जो इसमें यूज़ की गई है वो हम देखेंगे कि मोबाइल लॉन्चर की तरह इसको इस्तेमाल किया जा रहा है और इसमें रॉकेट वर्सेलिटी देख पाएंगे। ये रॉकेट जो है ये लगभग 35 किलोमीटर के जो एल्टीट्यूड है उस तक फ्लू कर सकता है, ऊपर उड़ सकता है और ये वापस अर्थ पे वापस आ जाएगा। जब ये जिसके अंदर जो सैटेलाइट वगैरह छोड़ी गई होंगी उससे ये वापस अर्थ पे आ जाएगा, फिर से इसको ऊपर जो है वो भेजा जा सकता है। तो इसका यही यहाँ पर सबसे मेन यूज़ है कि इसको रीयूजेबल यानी कि बार बार रीयूज़ किया जा सकता है। ना रूमी जो है वो एक एनवायरमेंट फ्रेंडली है, यानी कि 100% पायरोटेक्निक फ्री है ये। दूसरा, इसमें एडजस्टेबल लॉन्च वगैरह एंगल्स एंड इलेक्ट्रॉनिकली ट्रिगर्ड पैरासूट सिस्टम जो है वो बनाया गया है। इसके अलावा ये जो पेलोड है 3 क्यूब सैटेलाइट्स को लेकर उड़ सकता है और 50 पिको सैटेलाइट्स को लेकर उड़ सकता है। ना क्यूब सैटेलाइट्स जो होती हैं वो नैनो सैटेलाइट की कैटेगरी में आती हैं जिनका वेट 1 से 10 किलोग्राम के बीच में हो सकता है। एंड पिको सैटेलाइट्स और छोटी सैटेलाइट्स को बोला जाता है जिनका वेट 0.1 से लेकर 1 किलो के बीच में होता है। पर्पज़ इसका यही है कि ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज जो है उससे रिलेटेड यहाँ पर डाटा को कलेक्ट कर सके। अब ये रीयूजेबल रॉकेट काम कैसे करेगा? इसको रिलीज़ किया जाएगा, पेलोड को अर्थ के ऊपर से हम देखेंगे और फिर वापस से इसको लॉन्च किया जा सकता है एक नए पेलोड के साथ में। इसका फ़ायदा ये होगा कि 65% चीपर कोई नए रॉकेट को अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे बार बार ये सस्ता पड़ेगा। दूसरा, स्पेस के अंदर डेब्री को होना भी उसको ये मिनिमाइज करेगा, कम करेगा, क्योंकि हम स्पेस के अंदर ही रॉकेट को नहीं छोड़ रहे हैं अब। तीसरा, इसका जो टर्न अराउंड टाइम होगा वो भी कम होगा, शॉर्टर होगा, तो ये भी इसके लिए फ़ायदेमंद तरीके से काम कर सकता है। फोर्थ, ये स्पेस एक्सप्लोरेशन, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट वगैरह, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इन सब के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। नाउ हम मैपिंग इन न्यूज़ में देखते हैं जो सबसे बड़े यहाँ पर मैप है वो है मंगोलिया को। तो मंगोलिया के अंदर में हम देख पाएंगे कि कैसे कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो मंगोलिया के साथ में कॉपर वगैरह को यहाँ पर लाना चाहती हैं माइंस वगैरह से, लेकिन मंगोलिया के अंदर से जितने भी रिसोर्स निकलते हैं 90% वो चाइना के पास ही चले जाते हैं और अब इंडिया की जो कंपनियाँ हैं वो मंगोलिया तक नहीं पहुँच पा रही है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि मंगोलिया क्या है, एक लैंड लॉक कंट्री है। ऊपर हमें इसके यहाँ पर रशिया दिखाई दे रहा है, नीचे चाइना दिखाई दे रहा है और इनका जो एरिया है वो भी क्या होता है, अगर आप बेसिकली हवा से, एयर से भी जाएंगे तो वो भी किसी कंट्री का ही एरिया यहाँ पर माना जाएगा, तो बहुत बड़ा पड़ रहा है। तो इसको पहुँचने के लिए हमने क्या किया है कि एक क्षेत्र को हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि कैसे यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। तो रसिया की मदद से हम देखेंगे कि ये जो व्लादिवोस्तोक नाम का जो यहाँ पर ट्रांस साइबेरियन का लास्ट स्टेशन है, इसकी मदद से हम रशिया से होते हुए मंगोलिया तक जाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इससे रिलेटेड और क्या क्या यहाँ पर मैपिंग है वो देख लेते हैं। जैसे कि ये जो व्लादिवोस्तोक है इसके बीच में हम सी ऑफ जापान को यहाँ पर देख पाएंगे। सी ऑफ जापान के नीचे यहाँ पर आप नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया को देखेंगे। साउथ कोरिया और जापान के बीच में हम तुशमिता आइलैंड को भी देख पाते हैं। इसके ऊपर यहाँ पर आप देख पाएंगे वेस्टर्न चैनल को और नीचे देखेंगे तुशुहिमा जो यहाँ पर स्ट्रेट है उसको भी, क्योंकि इसके बीच में जो आइलैंड है ये कौन सा आइलैंड है, ये है तुशुहिमा आइलैंड। यहाँ पर इनके नीचे हम ईस्ट चाइना सी को देखते हैं और इसके ऊपर येलो सी को ऊपर देख पाते हैं। बीजिंग के नीचे यहाँ पर जो तियानजिन पोर्ट है जिससे भी मंगोलिया की तरफ जाया जा सकता था लेकिन चाइना उसकी परमिशन नहीं दे रहा है, उसके अंदर हम बोहाई सी को भी देखेंगे। छोटा सा एक और समुद्र हमें दिखाई देता है। नाउ आगे हम बढ़ते हैं वोकेबलरी ऑफ डे के साथ में। सबसे पहला जो वर्ड है दैट इज़ रेलीगेट। रेलीगेट का मतलब होता है किसी को बाहर निकाल देना। सो डिसमिस टू एन इन्फीरियर रैंक। तो यहाँ पर जैसे ये जो मैन है थोड़ा उदास लग रहा है, बैग वगैरह लेकर वापस जा रहा है क्योंकि इनको डिसमिस कर दिया गया है।
दूसरा शब्द है डिस्क्रिशनरी, यानी कि विवेकाधीन, यानी कि कोई भी आप अपनी मर्जी से कोई मुझे काम बोला गया है, इफ़ आई वॉन्ट टू डू दैट और नॉट वॉन्ट टू डू दैट, वो मेरे ऊपर है, मेरे डिस्क्रिशन के ऊपर वेस्ट कर रहा है, तो ये होता है अवेलेबल फॉर द यूज एट डिस्क्रिशन ऑफ द यूजर्स। उसका मन है तो करे, उसकी इच्छा नहीं है तो ना भी करे। एनीवे, आज की जो वीडियो है वो यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम इससे अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आते रहूँगी। अभी के लिए चलती हूँ, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बाय।